वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे बोलते हैं? सेल को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं लाइफ की। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सेल। अब देखिए, सेल को आप ना एटम से कंपेयर कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंस सेल की है बायोलॉजी में, वो इम्पोर्टेंस जो है एटम की है। किसमें? फिजिकल साइंस में। मतलब एटम और सेल एक ही बात है। सेल बायो में आता है और एटम किस में आता है? फिजिकल साइंस में। क्लियर है? सेल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है और एटम्स किसके अंदर होते हैं? नॉन लिविंग के अंदर। तो अब देखिए, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो भी स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किससे बना होता है? वो सेल से बना होता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे के सारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सेल्स ही करती हैं। सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो कौन करती है? सेल्स करती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, लाइक अमीबा, ईस्ट, ये सारे के सारे एक ही सेल से बने होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सिर्फ एक ही सेल होती है और वही सेल जो है सारे के सारे इनके काम करती है। मतलब एक ही सेल से वो सारे के सारे काम करते हैं। अच्छा, जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, डॉग ले लो, रैट ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, मल्टीपल ऑफ सेल्स होती हैं और इनमें क्या होता है? कुछ सेल्स जो है मिलाकर एक पर्टिकुलर फंक्शंस करती हैं। तो आपको ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है उनमें लगभग 200 से ज़्यादा तरह की अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। वही क्या करती है? मेमोरी का काम करेंगी, विजन का काम करेंगी, मूवमेंट का काम करेंगी, डाइजेशन का काम करेंगी। अब देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक ही सेल से बने होते हैं और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोर देन वन सेल से बने होते हैं। मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो केवल एक ही सेल करेगी। सही है? मगर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें कोई एक पर्टिकुलर सेल क्या करेगी? कोई एक पर्टिकुलर या एक या दो एक्टिविटीज़ ही करेंगी, सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो नहीं करती है। अच्छा, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता है लेबर का। इसमें कोई भी डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? इसमें क्या होता है? लेबर का वो डिवीज़न कर लेते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर सेल्स मिलाकर एक पर्टिकुलर काम करेंगी, कुछ दूसरी पर्टिकुलर सेल्स मिलाकर दूसरे काम करेंगी। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो केवल एक ही सेल के अंदर होती है। जबकि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें कुछ जर्म सेल्स होती हैं, वही सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। और जो रिप्रोडक्शन का काम नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल्स। और जो रिप्रोडक्शन का काम करती है उन्हें क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। अच्छा, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत ही छोटा होता है। उनकी लाइफ क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। और जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं इनकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है, लंबी होती है यूनिसेलुलर के मुकाबले। ये आपको क्लियर हो गया होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
अब देखिए सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखी। किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंदर। वो उन्होंने खुद ही बनाया था, तो वो इतना ज़्यादा यानी कि उसकी मैग्नीफिकेशन नहीं थी माइक्रोस्कोप की, मगर उन्होंने जब सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से किसको देखा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखी, तो उनको इस तरीके से हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर नज़र आया। इस तरीके से छोटे छोटे रूम उसके अंदर नज़र आए उनको, और इन छोटे छोटे रूम्स का नाम उन्होंने क्या दे दिया? सेल दे दिया। क्यों? इनका नाम क्या दे दिया उसने? सेल दे दिया। इस तरीके से छोटे छोटे उन्हें कंपार्टमेंट्स नज़र आए, जैसे किस में होते हैं? हनी कॉम्ब के अंदर होते हैं। देखिए लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, इसलिए उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक, उन्होंने थोड़ा माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, तो उससे माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो बढ़ गई। तो उन्होंने उससे क्या देखा? उन्होंने देखा स्पर्म्स देखे, किस किस के? ह्यूमंस के, डॉग्स के, रैबिट्स के, फ्रॉक्स के, फिश के, इंसेक्ट्स के। किसके अंदर? पॉन्ड के अंदर, पानी के अंदर। उन्होंने क्या किया? पॉन्ड के अंदर किसके स्पर्म्स देखे? ह्यूमन बीइंग के, डॉग्स के, रैबिट्स के, फ्रॉक्स के, फिश और इंसेक्ट्स के। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट आती गई, तो उस तरीके से जो है सब ने ये कंफर्म किया कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे जो हैं किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब देखिए दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडीन और एक थे स्वान। स्लाइडीन ने तो ये कहा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो छोटी छोटी सेल से बने होते हैं, और स्वान ने ये कहा जितने भी एनिमल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? छोटी छोटी सेल से बने होते हैं। तो मतलब इन्होंने एक तरीके से रिकन्फर्म किया। स्लाइडीन ने क्या बोला था? स्लाइडीन ने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे कंपोज होते हैं? सेल से बने होते हैं। और स्वान ने क्या कहा? जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इससे सेल थ्योरी का जन्म हुआ, इससे सेल थ्योरी का जन्म हुआ। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे आर विक्रो, इन्होंने 1855 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया सेल थ्योरी के अंदर, और उन्होंने ये पोस्टुलेट्स दिए जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट। उन्होंने कहा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से बने होंगे या फिर सेल से निकलने वाले प्रोडक्ट से बने होंगे। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? जिस पे एनर्जी या तो रिलीज होती है या एनर्जी कंज्यूम होती है। जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है वो सारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उन्होंने कहा ये सारी की सारी किसके अंदर होती हैं? सेल्स के अंदर होती हैं। और सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी? लाइफ की। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। फंक्शनल क्यों? जितने भी फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारी की सारी कौन करते हैं? सेल्स करते हैं। अच्छा देखिए थर्ड पॉइंट क्या था? ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। इन्होंने कहा जितनी भी नई सेल्स बनेगी वो पुरानी सेल से ही बनेगी। नो सेल कैन बी ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली बट कम्स इनटू द बीइंग ओनली बाय द डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कहा था जो भी नई सेल्स बनेगी वो सारी की सारी क्या होंगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी। अच्छा फोर्थ देखिए इन्होंने कहा था फोर्थ पॉइंट में एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ किससे चालू करते हैं? सिंगल सेल से ही चालू करते हैं। मतलब इनिशियली सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ही होते हैं। अच्छा वायरस जो है इसमें एक्सेप्शन है, वायरस जो है इसमें एक्सेप्शन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। वायरस को अंदर हम इसके अंदर नहीं लेते।
देखिए सबसे पहला सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं या फिर सेल से निकलने वाले प्रोडक्ट से बने होते हैं। सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होंगी वो किस में होंगी, सेल्स के अंदर होंगी। सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस में होंगी, सेल्स के अंदर होंगी। जितनी भी सेल्स बनेंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगी। मतलब कोई भी सेल जो बनेगी वो पहले से ऑलरेडी जो एग्जिस्ट हैं सेल्स उनसे ही बनेगी। अच्छा, हर ऑर्गन जो होता है अपनी लाइफ किससे स्टार्ट करता है, सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। बस इसमें वायरस जो है वो क्या है, एक्सेप्शनल है। वैसे तो सेल थ्योरी आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। होप आपको सेल थ्योरी तो समझ आ गई होगी। ये आपका लीवन-हॉक का माइक्रोस्कोप है, उन्होंने इस तरीके का माइक्रोस्कोप बनाया था। अब देखिए माइक्रोस्कोप वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, मगर दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं हमारे पास। उसमें से एक तो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, जो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप होता है, जो स्कूल में रखा होता है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। ये क्या करते हैं, जिस आप मैटर को देख रहे हो उसको 300 से 1500 टाइम्स क्या करता है, उसको मैग्नीफाई कर लेता है। मतलब जिस इमेज को आप देख रहे हो उसको वही क्या करेगा, 300 से लेके 1500 गुना बड़ा साइज करके आपको क्या करेगा, दिखाएगा। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ लाइट का यूज़ करते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ये कौन सा होता है, जो स्कूल्स में आप देखते हो सारे के सारे लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं। इसमें कुछ लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो 300 से 1500 टाइम्स होती है। और इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिर्फ लाइट का यूज़ करते हैं। ये इसका डायग्राम है लाइट माइक्रोस्कोप का, इसी को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो आप इसका ये डायग्राम जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन सी होती है, जब हम करंट पास कर कर किसी चीज़ को मैग्नेट बनाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एक तो नॉर्मल मैग्नेट होती है जिस बच्चे घर पर खेलते हैं, एक दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है। वो क्या करते हैं, वो ये क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, उसके अंदर करंट पास करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, और इसको जो है किसने बनाया था, दिस रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप्ड बाय नोल एंड रुस्का इन 1932। और इसको कब से यूज़ करना चालू किया था हमने, 1940 से। अच्छा, इसकी मैग्नीफिकेशन देखिए, इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख होती है। मतलब जो इमेज आप देख रहे हो उसको ये क्या करेगा, 1 लाख से लेके 5 लाख टाइम्स तक बड़ा करके दिखाएगा आपको। ये नॉर्मली क्वेश्चन स्कूल में पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूल्स वाले इसको पूछ लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये बस इसकी इमेज ध्यान रखिएगा, ये कोर्स में नहीं है आपके, ना ही आपसे कोई पूछेगा इसको। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस आप पहले देख लीजिए। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो स्कूल्स में मिलता है, इसमें लेंसेज का यूज़ करते हैं हम। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हम किसका यूज़ करते हैं, लाइट, और इसमें हम करंट यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, थर्ड आपको भी समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। वैसे भी ये आपके कोर्स में नहीं है, ये बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, तो आप एक बार फिर भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1 दे रखी है, इसमें हमें क्या करना है, एक अनियन बल्ब लेना है और उसका पील निकालना है और फिर उसको क्या करना है, हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको साथ के साथ समझाता रहूँगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का एक अनियन ले लेना है और उसको बीच में से काट देना है। ये आपको 4 वॉश ग्लास दे रखी हैं, 1 2
3 और 4। पहले वाले में तो हमने अनियन रखा हुआ है, दूसरे वाले में वाटर, तीसरे में सैफरन था और फोर्थ में वाटर था। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक टुकड़ा अनियन का निकाल लेना है। और देखिए अब फोर्सेप्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें से एक पील निकाल लेंगे इस तरीके से। ये वाइट वाइट पील है ना, इसको हम निकाल लेंगे। ये हमने पील निकाल ली। ये देखिए दोबारा से दिखा रहे हैं पील किस तरीके से आपको निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर डाल लेंगे ताकि वो सूखे ना। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रश से उठाकर इसको क्या करेंगे, सैफरन में डाल देंगे कलर करने के लिए, उसको कलर करने के लिए। फिर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा स्टेन हटाने के लिए हमने दोबारा से उसको पानी के अंदर डाल दिया। क्यों, ज़्यादा अगर आप उसको वो कर दोगे, स्टेन कर दोगे, तो माइक्रोस्कोप में फिर आपको रंग ही नज़र आएगा, आपको डिज़ायर जो आपको सेल्स वगैरह देखनी है वो नज़र नहीं आएगी। इसके बाद अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पील है ये डबल कवरिंग ना हो, मतलब इसके ऊपर सिंगल लेयर होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्लिसरीन डाल देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे ताकि ये जो पील है वो इधर से उधर हिले ना। अच्छा, ये जो हम कवर स्लिप लगा रहे हैं इस तरीके से लगाएंगे ताकि कोई भी एयर बबल इसके अंदर ना रहे, और जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन बाहर की तरफ निकल रहा है इसको हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएगा। ये जो आपको कंपार्टमेंट्स नज़र आ रही है ये सेल्स हैं, और ये जो आउटर लाइनिंग है ये सेल वॉल है, और ये जो डॉट्स हैं ये न्यूक्लियस है। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। ये जो आपको कंपार्टमेंट से नज़र आ रही है क्या है, सेल्स, और ये जो डॉट्स नज़र आ रही हैं आपको इसके अंदर वो क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो लाइनिंग नज़र आ रही है आउटर लाइनिंग, ये क्या है, सेल वॉल है। होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो ये एक्टिविटी 1 तो हमने कर ली। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है सेल्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है, यूकैरियोटिक जो होती है वो फुल्ली डेवलप्ड होती हैं। प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेल्युलर में ही हो सकती है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों में हो सकती है। अच्छा देखिए, अब इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो पहले वो देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आता है नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल ही नहीं होती, जैसे कि वायरस। वायरस के अंदर कोई भी सेल नहीं होती, और ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है बाहर। मगर जैसे ही ये किसी की बॉडी के अंदर जाता है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, तो ये क्या करता है, उसकी सेल्स को यूज़ करता है। उसकी सेल्स को क्या करता है, यूज़ करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर है। तो जो वायरस होता है ये क्या होता है, इसमें कोई भी सेल नहीं होती है। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में सेल्स होती हैं, किसको छोड़ के, वायरस को छोड़कर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सेल के अंदर 3 मेन रीजन होते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लाइनिंग होती है। क्या होती है, आउटर लाइनिंग। अच्छा, अगर मान लीजिए जो सेल की आउटर लाइनिंग होगी उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। मगर प्लांट के अंदर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। जो एनिमल सेल होगी उसकी आउटर लाइनिंग क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो
प्लांट सेल होगी, उसकी आउटर लाइनिंग क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। दूसरा मेन रीजन होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर सारी की सारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मतलब मान लीजिए बच्चे के जो फीचर्स होते हैं वो किससे मैच करते हैं, वो मम्मी पापा से नॉर्मली मैच करते हैं। तो ये जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी की सारी किस में स्टोर होती है, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। और थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। ये मान लीजिए आउटर कवरिंग है किसी सेल की और ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा बाकी सारी जो भी चीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जितना भी इसमें फ्लूइड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो पहले थोड़ा बहुत हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड इट लाइज साइटोप्लाज्म। जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। वेरियस सेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होती है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, आउट ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वही सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आएगा। बाकी सारे आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही नज़र आएंगे। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, सिर्फ न्यूक्लियस नज़र आएगा। और बाकी सारे अगर आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखा है इन्होंने एनिमल सेल का, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ये आपको प्लांट सेल का दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज, देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सबको कौन सराउंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल की एक बाउंड्री होती है ना, तो उसी तरीके से सेल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये लिविंग होती है, थिन मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, डेलिकेट और इलास्टिक, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये लिविंग होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, नाजुक होती है और इलास्टिक होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, ये यूज़फुल चीज़ों को अंदर जाने देती है और अनयूज़फुल चीज़ों को बाहर आने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर चली जाए, कोई भी चीज़ सेल के बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 7 नैनोमीटर। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको सिंगल लाइन नज़र आएगी बस। मान लीजिए आप किसी सेल को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो सिर्फ आपको सिंगल लाइन की तरह ही नज़र आएगी। क्लियर है? अच्छा, तो आप यहाँ तक ना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर का आपको बेसिक्स मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, तो अगली बार हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से स्टार्ट करेंगे। सही, और इसके नोट्स आप बनाकर भेज दीजिएगा मुझे। थैंक यू।